हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ निकी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग के सामने 50 क्वेश्चन का लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर होती हूं। तो आज भी 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूं। कल हम लोग 250 तक क्वेश्चन देखे थे, आज 51 से शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन आने वाली लाइब्रेरी बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। अगर नोट्स नहीं बना पाते हैं किसी कारणवश, तो आप लोग वीडियो को बार बार देख करके उस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग कभी भी देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सारी जो लेडी होगी वो हाउसवाइफ होंगी, तो उनको ये वीडियो देखने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका आप लोग को बता रही हूँ। इस वीडियो में इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन और आंसर पे बात करते हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप लोग कान में ब्लूटूथ ईयरफोन कुछ भी लगा करके इसको बार बार सुन सकते हैं। इससे आप लोग का काम भी होता रहेगा और वीडियो का रिवीजन भी होता रहेगा। 50 क्वेश्चन आप लोग को रिपीट भी होता रहेगा। अगर बार बार इस क्वेश्चन को सुनिएगा तो जल्दी याद भी हो जाएगा और एग्ज़ाम आने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोगों ने कर चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संस्थाओं और उसके मुख्यालय के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप लोग को एक संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ है, इस तरह से आप लोग को मिलान करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि पहला बोल रहा है कि वाशिंगटन। तो वाशिंगटन किसका मुख्यालय है? तो फ्रेंड्स, वाशिंगटन स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA का मुख्यालय वाशिंगटन में है। हेग किसका मुख्यालय है? तो हेग फीड का मुख्यालय है। हेग फीड किसके लिए जाना जाता है और फीड की स्थापना किसने की थी? तो फीड फ्रेंड्स UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो UDC है उसका प्रकाशन करता है और इसकी स्थापना पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फाउंटेन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है लंदन। लंदन किसका मुख्यालय है? तो लंदन सिलिप का मुख्यालय है। जैसा कि आप लोग को पता है कि 2002 में LA और IIS LA और IIS को मिला करके सिलिप का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है शिकागो। शिकागो फ्रेंड्स अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में ALA के नाम से भी जानते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा और पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 1876 में किया गया था। तो शिकागो इसका मुख्यालय है। इस तरह से ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संस्थाओं और उसके मुख्यालय के आधार पर सूचियों का मिलान करना है। ये भी वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? किंगस्टम। तो फ्रेंड्स के से किंगस्टम अगर हिंदी में लेके चलेंगे तो क से किंगस्टम और क से कोमला। तो इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं इसको। तो कोमला का जो मुख्यालय कहाँ है? किंगस्टम में। तो इसको A लिखेंगे। और फिर उसके बाद पूछता है कि पेरिस। पेरिस किसका मुख्यालय है? तो फ्रेंड्स पेरिस जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। यहाँ पे B करेंगे। पेरिस यूनेस्को का मुख्यालय है। उसके बाद है हेग। हेग किसका मुख्यालय है फ्रेंड्स? तो हेग इफ्ला का मुख्यालय है। इफ्ला का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी। 1927 में इसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग है। और लास्ट है लंदन। तो लंदन एस्लिप का मुख्यालय है। लंदन एस्लिप का मुख्यालय है। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिपोजिटरी पुस्तकालय और उसके स्थान के आधार पर सूचियों का मिलान कीजिए। तो आप लोग को पता है कि भारत में 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। डिपोजिटरी लाइब्रेरी कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी बुक का जो प्रकाशन होता है, जो अपने बुक का प्रकाशन करता है, तो उस बुक का एक एक प्रति मतलब एक एक कॉपी इन चारों डिपोजिटरी लाइब्रेरी में फ्री ऑफ कॉस्ट जमा करना होता है, जिससे ऑथर अपने मतलब बुक का कॉपीराइट कह सकते हैं। कॉपीराइट एक एक्ट होता है जिसमें होता क्या है कि अगर किसी लेखक द्वारा किसी किताब को लिखा जाता है तो उस किताब का कोई भी कंटेंट चुरा करके अपना नाम ना दे दे, इस
इसलिए डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में एक सबूत के तौर पे कह सकते हैं कि वहाँ पे पुस्तक को रखा जाता है कि ये मेरा पुस्तक है। अगर मान लीजिए कि वो किसी साहित्यिक चोरी का किसी पे इल्ज़ाम लगाता है तो वो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में वो चीज़ को दिखा सकता है कि ये चीज़ हम पहले ही प्रकाशन के आपके पास जमा किए थे और ये किसी और ने मेरा कंटेंट को चुरा करके अपना नाम दे दिया है। तो कहा जाता है कि प्रकाशन के 30 दिन के अंदर एक एक प्रति इन चारों डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में जमा करवाना होता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या कह रहा है कि पहला है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो आप लोग को पता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का जो स्थान कहाँ पे है, कलकत्ता में है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। नेक्स्ट बोलता है कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। उसकी स्थापना 1890 में हुआ था। नेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कहाँ पे है? तो ये बॉम्बे में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1804 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में है। उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में। तो फ्रेंड्स ये डेट भी आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा क्योंकि अभी स्थान पूछा है इस सेट में। तो ऐसा हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम में आपको पुस्तकालय और उसके डेट के आधार पर पूछ दिया जाए या फिर स्थान दे दिया जाए, दोनों दे दिया जाए, तो इस तरह से इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आ ही गया कि डिपॉजिटरी पुस्तकालय की सूचियों का मिलान कीजिए। तो यहाँ ऊपर क्वेश्चन में हम लोग देखें कि स्थान को मिलान करना था और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग की डेट को मिलान करना है। तो आप लोग को बताए थे कि पहला क्या है, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। तो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1948 में। आप लोग देख सकते हैं, इसका यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ए हो जाएगा। कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना कब हुआ था? तो 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे डी लिख देते हैं। नेक्स्ट है कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना कब हुआ था? तो कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी का 1890 में हुआ था। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी लिख देते हैं। और एशियाटिक पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था 1804 में। यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टूडेंट वेयर द बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसका हिंदी होगा कि जो स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी का बॉडी है। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑफ कोर्स द हेड। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हेड है, यानी कि सर है। द टीचर्स वेयर द सोल ऑफ द लाइब्रेरी एंड द लाइब्रेरी द हार्ट। कहने का मतलब ये है कि यह एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। यह एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि यह स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है। द स्टूडेंट वेयर द बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑफ कोर्स द हेड, द टीचर्स वेयर द सोल एंड द लाइब्रेरी इज़ द हार्ट। तो ये स्टेटमेंट CD देशमुख का दिया हुआ है। इनका कहना है कि लाइब्रेरी जो होता है एक यूनिवर्सिटी का हृदय होता है, हार्ट होता है। तो ये कहना CD देशमुख का है। नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट है कि ईच विलेज शुड हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव द टैंक एंड वेल्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग चाहें तो ये सारा स्टेटमेंट भी याद कर सकते हैं, और नहीं तो ये जो लाइन है द टैंक एंड वेल्स जो लाइन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप लोग इसको ज़रूर से याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में पूछ देता है कि द टैंक एंड वेल्स स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है। तो ये चिलकारी लक्ष्मी नरसिम्हन का दिया हुआ है। ये आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इफ़ यू वांट टू बी अ रेफरेंस लाइब्रेरियन यू मस्ट लर्न टू ओवरकम नॉट ओनली योर साइनेस बट ऑल्सो। यह वक्तव्य किसका दिया हुआ है? तो ये डॉक्टर रंगनाथन द्वारा दिया हुआ है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको ज़रूर से याद रखिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों में से स्टेटमेंट अगर एक भी पूछ ले तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुक्स कूपन सिस्टम
किसकी स्कीम है। तो बुक सिस्टम कूपन सिस्टम होता क्या है। तो फ्रेंड्स लाइब्रेरी में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा सेल्फ होता है, बहुत सारी अलमारियां होती हैं जिसमें बुक्स रखा हुआ रहता है, उसको अरेंज्ड वे में रखा हुआ रहता है, क्लासिफिकेशन के थ्रू उसका नंबरिंग किया हुआ रहता है। तो इस तरह से अगर लाइब्रेरी में पाठक कोई जाता है और कहीं से कुछ बुक उठा लेंगे और कहीं से किसी भी बुक को उठा करके पढ़ करके वहीं पे छोड़ देंगे तो पता नहीं चलता है कि कहाँ से बुक उठाया और कहाँ पे रखा। या फिर कोई भी ऐसा पाठक होगा जो लाइब्रेरी से बुक को इशू करवाना चाहे, जो कि घर पे ले जाना चाहे और घर पे ले जा करके पढ़ना चाहता है, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ से कौन बुक ले करके जा रहा है। तो एक बुक कूपन सिस्टम होता है कि बुक के बैक में एक पॉकेट टाइप से बना रहता है जिसमें बुक का जो मतलब कहने का मतलब डिटेल्स होता है, जैसे नाम हो गया, टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, इस तरह से उसका जो डिटेल्स होता है कूपन में लिखा हुआ रहता है। और लिखने के बाद क्या होता है कि उस पॉकेट में डाल दिया जाता है और जब पाठक उस बुक को इशू करवा करके अपने घर के लिए ले जाता है तो वो कूपन निकाल करके वहाँ जो लाइब्रेरियन होता है या फिर जो स्टाफ होते हैं वो रख लेते हैं, ताकि पता चले कि इस कौन सा बुक कहाँ से उठाया गया है और कौन सा बुक रीडर्स लेकर के गया है, ताकि जब वो बुक लौटाने आए तो वहाँ पे उसके अपने जगह पे रखा जा सके। तो ये स्कीम जो है यूनेस्को द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी पद किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। फ्रेंड्स यहाँ से मैनेजमेंट का आज का सेट जो है उसमें मैनेजमेंट का क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो मैनेजमेंट हमारे मतलब सब्जेक्ट के लिए लाइब्रेरी साइंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। इससे आपके मतलब जो वैकेंसी आने वाली है बिहार लाइब्रेरियन की, इसमें मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैनेजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत तरह का सिद्धांत, बहुत तरह का थ्योरी दिया गया है, बहुत तरह का आपको नाम देखने को मिलेगा कि ये थ्योरी किसने दिया, वो थ्योरी किसने दिया, इसका क्या रोल है, उसका क्या रोल है। तो इस चीज़ को आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो कि सिमिलर भी होंगे और बहुत सारे थ्योरी भी है जो सिमिलरिटी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी पद जो है उसका प्रतिपादन जे मार्टिन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सोसाइटी देखें, अब है यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये बीसमैन द्वारा किया गया था। इस नाम को आप लोग आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बहुत ही, और याद करने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है कि इंफॉर्मेटिक्स पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था फ्रेंड्स। तो ये मिखाइलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है कि देखो यहाँ पे है इंफॉर्मेटिक्स और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको पूछ रहा है इंफॉर्मेट्रिक्स 1979 में इसका प्रतिपादन हुआ था। तो ये प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ऑटो नेक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था फ्रेंड्स। तो ये कैल्विन मूर्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है कि रेफरेंस इंटरव्यू पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो मार्गरेट हिचिंग के द्वारा किया गया था। अब है पेपरलेस सोसाइटी 1978 पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये F.W. लैनकेस्टर द्वारा किया गया था। पेपरलेस सोसाइटी कहने का मतलब है कि बिना पेपर पेन का कोई भी काम करना, जैसे कि डिजिटल, एक तरह से बोल सकते हैं कि डिजिटल सोसाइटी, इसी को पेपरलेस सोसाइटी बोलते हैं। इसका प्रतिपादन F.W. लैनकेस्टर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यूजिन गालफील्ड के द्वारा इसका प्रतिपादन हुआ था। नेक्स्ट है कि वेब इम्पैक्ट फैक्टर, ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है ये मैनुअल हुआ और वेब इम्पैक्ट फैक्टर जो है इसको डिजिटल रूप में प्रतिपादन किया गया था। इसका प्रतिपादन इनवर्जन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा। इनवर्जन द्वारा। नेक्स्ट है कि वेब ब्लॉग पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वेब ब्लॉग पद जो है जॉन बार्गर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका कहने का मतलब है कि वेब ब्लॉग मतलब हमेशा जो प्रतिदिन होने वाले जो क्रियाएं हैं उसके बारे में इसका जानकारी देता है डिजिटल रूप में। और ये जो ब्लॉग है ये मैनुअल रूप में प्रतिपादन किया गया है, जो लाइफ स्टाइल के बारे में बताएगा ब्लॉग। इसका प्रतिपादन किए थे पीटर मेहरोल्ज।
थ्योरीफेसेट पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जॉन एचिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब है लिब्रा मैट्रिक्स पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो लिब्रा मैट्रिक्स जो है वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था स्वयं के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो कि 1974 में पद प्रतिपादित किया गया था, वो किसने किया था? तो पाउल जी गोरोस्की द्वारा किया गया था। अब आता है क्वेश्चन की वैज्ञानिक प्रबंधन यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किनको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी किनको कहा जाता है? तो फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी जो है फ्रेंड्स पीटर एफ ड्रकर को कहा जाता है। इन्होंने पीटर एफ ड्रकर साहब ने ही MBO का सिद्धांत दिया था। MBO कहने का मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत भी पीटर एफ ड्रकर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि प्रबंधन के तत्वों को सबसे पहले किसके द्वारा सूत्रबद्ध किया गया था? प्रबंधन के तत्वों को किसके द्वारा सूत्रबद्ध किया गया था? तो हेनरी फ्योल के द्वारा। अब है कि प्रबंधन के तत्व को तो सूत्रबद्ध कर दिया गया, लेकिन उस सूत्र में कितने सिद्धांत दिए गए थे? तो प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए गए थे। इसका प्रतिपादन कौन किया था? तो ऑब्वियस सी बात है हेनरी फ्योल द्वारा किया गया था। अब है कि हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत में स्पिरिट डे क्रॉप के समानार्थी क्या है? स्पिरिट डे क्रॉप एक वर्ड है 14 सिद्धांत में, उसके समानार्थी क्या है? तो यूनियन इज स्ट्रेंथ। स्पिरिट डे क्रॉप का मतलब होता है टीम वर्क, TEAM टीम वर्क, और यूनियन इज स्ट्रेंथ इसका समानार्थी शब्द हो गया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है। अब है कि लूथर गुलिक किस संस्था के डायरेक्टर थे? लूथर गुलिक किस संस्था के डायरेक्टर थे? तो ये अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर थे। तो लूथर गुलिक ने क्या किया था? लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे लूथर गुलिक और एल उर्विक। अब पोस्ट कॉर्प है क्या? तो पोस्ट कॉर्प मैनेजमेंट सब्जेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जिसमें पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। इसमें जो CEO है, CEO का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए पोस्ट कॉर्प का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग को बता देते हैं। इसका आंसर लूथर गुलिक होगा। तो P से होता है प्लानिंग। O से होता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग। A से होता है स्टाफिंग। D से होता है डायरेक्टिंग। यहाँ पे लिख देते हैं। CO जो है CO साथ में चलता है। CO से होता है कोऑर्डिनेटिंग। R से होता है रिपोर्टिंग। और B से फ्रेंड्स होता है बजटिंग। BUDGTING। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट कॉर्प का जो फुल फॉर्म है उसमें बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि बहुत सारा प्लानिंग या फिर स्टाफ को स्टाफ लिख देते हैं या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसा करके। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पोस्ट कॉर्प का जो सिद्धांत है उसका फुल फॉर्म में सारे फॉर्म में ING आता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी अगर मिलान करने वाला आ जाए या फिर टिक करने वाला आ जाए तो उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सारे जो फुल फॉर्म है उसके लास्ट में ING आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। TQM सिद्धांत के प्रतिपादक है। TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो उसके प्रतिपादक कौन है? USA नेवी उसके प्रतिपादन करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रबंधन सिद्धांतों के सूचियों का मिलान कीजिए। तो फ्रेंड्स पहला है कि मोटिवेशन, हाइजीन एंड डेवलप 2 फैक्टर थ्योरी। तो इसको प्रतिपादन किए थे कौन? F. हर्ट्सबर्ग।
नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने प्रतिपादित किया था? तो हेनरी फ्योल द्वारा। नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसका शॉर्ट फॉर्म MBO होता है, आप लोग को बता चुके हैं। तो इसको दिया था पीटर एफ ड्रकर द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको दिए थे ए मास्लो, क्रिएटेड टू ERG थ्योरी, इसको क्रिएट किया था ERG थ्योरी में, ये मास्लो द्वारा दिया गया थ्योरी है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्योरी एक्स एंड वाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। थ्योरी एक्स एंड वाई का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये डगलस MC ग्रेगर द्वारा थ्योरी एक्स और सिद्धांत वाई दिया गया था। तो चलिए समझ लेते हैं कि एक्स और वाई सिद्धांत है क्या। तो फ्रेंड्स किसी भी स्टाफ के लिए जो कहा जाता है कि ये थ्योरी जो दिया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, तो एक्स जो थ्योरी है, एक्स जो थ्योरी दिया गया है यहाँ पे डगलस MC ग्रेगर द्वारा, तो एक्स जो थ्योरी है वो निगेटिव के लिए है, ठीक है। और जो वाई जो थ्योरी है ये पॉजिटिव के लिए। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? तो आप लोग देख सकते हैं कि निगेटिव मीन्स होता है क्या? नहीं। और वाई जो लिखाता है ये सीधा, मतलब कि हाथ फैला करके सीधा बोल रहा है कि आओ, यानी कि पॉजिटिव आने के लिए बोल रहा है। तो आप निगेटिव और पॉजिटिव दो वर्ड है, तो आप देख सकते हैं निगेटिव मीन्स नहीं, यानी कि एक्स थ्योरी जो कि आलसी लोगों के लिए है, जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो किसी के लिए मतलब अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो किसी चीज़ को मांगेंगे तो काम करने की वजह से बोल देंगे कि नहीं ये चीज़ नहीं है, तो ये यहाँ नहीं मिलता है, तो यहाँ मैंने किसी भी तरह से निगेटिव बात करेंगे तो उसके लिए एक्स थ्योरी है। उसी तरह से जो पॉजिटिव बात करते हैं उसके लिए वाई थ्योरी है। तो ये थ्योरी दिया किसने था? तो डगलस MC ग्रेगर द्वारा दिया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोटिवेशन, हाइजिंग एंड डेवलपमेंट 2 फैक्टर थ्योरी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मोटिवेशन थ्योरी जो है उसका प्रतिपादन करते हैं F हर्ट्जबर्ग, ये मोटिवेशनल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये जो है ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं, ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं। तो ह्यूमन रिलेशन का जो प्रतिपादक है, सिद्धांत जो दिया था वो हिल्टन मायो द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है फ्रेंड्स? तो सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रतिपादक है एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड्स। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिर से रिपीट क्वेश्चन हुआ कि हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, ये नीड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नीड थ्योरी के प्रतिपादक जो हैं वो ए मास्लो हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि पोस्ट कॉर्प में CEO का संक्षिप्ताक्षर क्या है, मतलब CO किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो आप लोग देख सकते हैं इसी में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में आते हैं कि कोऑर्डिनेट भी दिया रहता है, कोऑर्डर भी दिया है, तो इससे तो नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप लोग को पहले बता चुके हैं कि पोस्ट कॉर्प का जो भी फुल फॉर्म होगा उसमें लास्ट में ING जरूर आता है, तो जिसमें ING रहेगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से FRBR मॉडल के 4 तत्व कौन से हैं? FRBR जो मॉडल है उसका 4 तत्व होता है, वो 4 तत्व क्या क्या होते हैं? तो वर्क होता है, एक्सप्रेस होता है, मैनिफेस्टो होता है और आइटम होता है। ये चारों को मिला करके FRBR मॉडल तैयार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B। नेक्स्ट है, पुस्तकालय की व्यवस्था में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु एक मॉडल प्रस्तुत किया गया जो 10 चरण वाली प्रक्रिया की रूपरेखा है और जो 4 स्तर पर विभाजित होता है। एक पुस्तकालय व्यवस्था का एक मॉडल तैयार किया गया था जिसमें 10 चरण वाली प्रक्रिया होती है और 4 स्तर पर उसको विभाजित किया जाता है। तो वो कौन किया था? सूसन तथा बर्नार्ड द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूसन एंड बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फिर से कि उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसका फुल फॉर्म है, का
प्रतिपादन सन 1954 में हुआ था। एमबीओ का प्रतिपादन कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। किस विचारक द्वारा किया गया था? मतलब एमबीओ का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो आप लोग को बता चुके हैं कि ये पीटर एफ ड्रकर द्वारा दिया गया है। ये एमबीओ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैनेजमेंट टॉपिक में एमबीओ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अर्जन अधिग्रहण विभाग, जिसको इंग्लिश में एक्विजिशन सेक्शन बोलते हैं, द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य हैं। मतलब कि एक्विजिशन सेक्शन जो है वो किस किस कार्य को संपन्न करता है? तो पहले तो ये पुस्तक को कार्यादेश देता है, पुस्तक का परिग्रहण भी करता है, बिल का प्रक्रियाकरण तथा दावा निरसन भी करता है। यानी कहने का मतलब है कि एक्विजिशन सिस्टम जो है, अधिग्रहण विभाग जो है, लाइब्रेरी में पुस्तक कहाँ से लेना है, कितना ऑर्डर देना है, जब ऑर्डर आ जाता है तो उसको ग्रहण करना है, ग्रहण करने के बाद उसको मिलान करना है कि कौन कौन सा बुक आया, कौन कौन सा बुक नहीं आया, कौन सा छूटा हुआ है। सारे जब प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद उसको बिल देना है, जो प्रकाशक बुक देने आया है उसको बिलिंग करना है। ये सारी प्रक्रिया जो होती है अधिग्रहण विभाग की होती है। नेक्स्ट है कि परिग्रहण पंजी पुस्तकालय। परिग्रहण पंजी पुस्तकालय कहने का मतलब होता है एसेशन रजिस्टर, एसेशन रजिस्टर जिसको बोलते हैं। तो एसेशन रजिस्टर जो होता है पुस्तकालय का क्या है? अस्थाई अभिलेख है, डिजिटल अभिलेख है। तो ये फ्रेंड्स अस्थाई अभिलेख है। ये परिग्रहण पंजी जो होता है ये मैनुअली कार्य किया जाता है। इसमें एक रजिस्टर होता है जिसमें 16x13 का कॉलम बना होता है, 14 कॉलम होता है और उसमें बुक का सारा डिटेल्स मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है कि परिग्रहण पंजी में पुस्तकालय संग्रह को उसी क्रम में दर्ज किया गया होता है। पूछ रहा है कि पंजीकरण जो रजिस्टर है उसको किस क्रम में दर्ज किया जाता है? तो जिस क्रम में उसे पुस्तकालय से प्राप्त किया गया होता है उसी क्रम में उसमें डिटेल्स दर्ज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिग्रहण पंजी का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? तो ये 16x13 का साइज होता है इसमें। नेक्स्ट है कि परिग्रहण पंजी में स्टैंडर्ड कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो 14 कॉलम की संख्या होती है और साइज होता है 16x13 का। नेक्स्ट है कि तकनीकी विभाग टेक्निकल सेक्शन द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य हैं क्या क्या है? टेक्निकल सेक्शन जो होता है वो क्या क्या कार्य करता है? तो वो बुक्स का वर्गीकरण करता है, यानी कि क्लासिफिकेशन करता है, कैटालॉगिंग करता है और प्रक्रियाकरण करता है। ये सारे जो काम होते हैं लाइब्रेरियन की नहीं होती है, ये टेक्निकल सेक्शन की होती है। तो ये सारी काम किसके द्वारा किया जाता है? तो टेक्निकल सेक्शन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसंचरण विभाग सर्कुलेशन सेक्शन द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य क्या हैं? तो सर्कुलेशन सेक्शन होता क्या है फ्रेंड्स? तो लाइब्रेरी में जब बुक आ जाता है, क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग सारा प्रक्रिया जब पूरा हो जाता है तो पाठक को बुक देना और उससे बुक लेना। कहने का मतलब है कि लाइब्रेरी में जो रीडर्स आ रहे हैं उनको घर ले जाने के लिए या फिर बुक इशू करने के लिए दिया जाता है और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो फिर उसको बुक को अपने लाइब्रेरी में रखना। अगर टाइम से लेट हो गया, विलम्ब हो गया तो उसकी शुल्क की वसूली करना। ये सारा जो काम होता है एक सर्कुलेशन यानी कि सर्कल के समान होता है, सर्कल के समान होता है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ से बुक हम लोग उठाएं तो फिर यहाँ पर उसको इशू कराएंगे, फिर उसको रीडर्स पुस्तकालय में वापस देगा। अगर फिर दूसरा रीडर्स आता है तो फिर वहाँ से इशू कराएगा, फिर उसको घर ले जाएगा, तो ये चीज़ हमेशा सर्कुलेशन सर्कल टाइप से चलते रहता है। तो इस जो प्रक्रिया को सर्कुलेशन सेक्शन कहते हैं। तो ये सारा जो प्रक्रिया है सर्कुलेशन सेक्शन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय का हृदय किस विभाग को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पुस्तकालय का जो हृदय है रेफरेंस सर्विस यानी संदर्भ विभाग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय अध्यक्ष किस रूप में भूमिका होती है पुस्तकालय अध्यक्ष की? तो ये संयोजक कन्वर्जन के रूप में कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। पुस्तकालय
पुस्तकालय से पाठन सामग्री बाहर ले जाने की प्रक्रिया निर्गम और उसे वापस लाने की प्रक्रिया आगम कहलाती है, और यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप लोग को जैसे कि यहाँ पे बता चुके हैं कि सर्कुलेशन सेक्शन का काम होता है आगम निर्गम, कहने का मतलब कि बुक यहाँ से ले जाना और वहाँ से ले आना। तो ये जो प्रक्रिया होती है, देखिए यहाँ पे बताया गया कि पुस्तकालय में पाठक सामग्री बाहर ले जाने यानी बुक बाहर ले जाने की प्रक्रिया को निर्गम कहते हैं, और उसे वापस उसी लाइब्रेरी में लाने की प्रक्रिया को आगम कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो ये सर्कुलेशन कहलाता है, आगम निर्गम प्रक्रिया कहलाता है। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन का सेट। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा और बहुत ही हेल्प हो रहा होगा आप लोग को इस वीडियो से। तो अगर फ्रेंड्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर बहुत सारे त्रुटि हैं इस वीडियो में, मुझे पता है, मैं क्योंकि प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं, एक कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को अपने वीडियो के थ्रू अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और अच्छे से समझा पाऊँ। तो अगर कुछ इसमें त्रुटि लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चन लेकर के। इसी तरह से आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस सेट मैं ख़त्म करवा दूंगी एग्ज़ाम आने से पहले। तो चलिए कल मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए